आज हम यूपीपीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स आज हुआ है, आज हम उसके सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और प्रयास किया गया है कि सभी प्रश्नों के जो उत्तर आपको बताए जाएं वो ऑथेंटिकेटेड हों। तो आप इसकी मदद ले सकते हैं ताकि आप जो है अपना जो है देख सकें कि आपकी स्थिति क्या है। अच्छा, इसके बाद में एक और एनालिसिस हम जरूर आपसे शेयर करेंगे जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्न किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आए हैं और इसकी कट ऑफ क्या रहने की आशा लग रही है। प्रश्न बात कर रहा है जो मराठा साम्राज्य के पेशवा उनके बारे में बात कर रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ से ही मराठा पेशवाओं की शुरुआत हुई थी। हाँ, पहला प्रश्न ऑप्शन ए लगाएंगे। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है प्राचीन समय में बंदरगाहों के बारे में, और जो बंदरगाहों के बारे में जो बात कर रहा है ये दोनों ही प्रश्न ठीक हैं, क्योंकि प्राचीन समय के कई सारे बंदरगाहों की, नदी बंदरगाहों की भी बातचीत हुई है, तो दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 3 सेन डायनेस्टी की बात कर रहा है, ये बंगाल की डायनेस्टी रही है, और प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो करेक्ट इनका सीक्वेंस है वो ऑप्शन डी है, 3 4 1 2। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा है, बैरम खान के बारे में कह रहा है कि खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाना की उपाधि इन्हें नहीं, इनके बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना जो नौरत्न मसीह एक थे उन्हें दी गई थी, बैरम खान को नहीं। और ये बात, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जब बैरम खान को वजीर बनाया गया ये उपाधि तब नहीं दी गई थी, बाद में दी गई। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका जो डी है केवल 2 वो करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न 2011 की जनगणना की बात कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। तो उस हिसाब से अगर हम जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 का आंसर डी करेक्ट सीक्वेंस है। प्रश्न संख्या 6 रिपोर्ट्स की बात कर रहा है, और जो रिपोर्ट्स को अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो आपकी रिलीज़ की जाती है यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, और ऐसे ही आप मैच करेंगे तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कुछ योजनाएं हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं, उनको जो है उनका क्रोनोलॉजिकली लगवा रहा है, कार्यक्रम अनुसार लगवा रहा है, और इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। आंसर इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 8 में बुक्स को मिलवा रहा है। केवल आप 2 बुक्स को मिला लें या एक बुक भी आपको पता है, जैसे एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन सभी को पता है, तो वो तो चारों ही ऑप्शंस में दे दिया है। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ये जो बुक है ये गुरनार मेडल की है, तो जो गुरनार मेडल से एक केवल एक ऑप्शन में ही मिल रहा है और वो है ए। तो यानी कि आपका प्रश्न संख्या 8 का आंसर है ए। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, प्रश्न संख्या 9 का जो उचित आंसर यहाँ प्रतीत हो रहा है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इनकी संख्या कम नहीं होती, अगर पर्याप्त संसाधन है इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न संख्या 10 बड़ा ही साधारण जीवमंडल रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पूछा है और उनको जो मैच करा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का सही जो सीक्वेंस है और सही जो करेक्ट मैच है वो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा, क्योंकि सिमलीपल जो है आपका वो उड़ीसा में है, नौकरेक जो है आपका वो मेघालय का है, अगस्त्यमलाई केरल का है, और मानस असम का है। प्रश्न संख्या 11 के दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही प्रतीत हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो दोनों सही हैं, तो ए ज़्यादा जो है करीब लग रहा है करेक्ट आंसर के। प्रश्न संख्या 11 का ए ऑप्शन जो है वो सही प्रतीत हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है, देखिए, प्लांट किंगडम पहले आएगा, फाइलम उसके बाद, या संघ, क्लास, फिर ऑर्डर, मतलब कि प्रश्न संख्या 12 का डी आंसर जो है वो करेक्ट है। प्रश्न संख्या 13 जस्टिस पार्टी की बात कर रहा है, और जस्टिस पार्टी के बारे में जब बात कर रहा है, हाँ, ये जो है कांग्रेस का विरोध करती थी, ये खासकर मद्रास जो उस समय का प्रांत था, जो प्रेसिडेंसी थी, जिसे हम आज तमिलनाडु वाला एरिया जानते हैं, वहाँ पर थी ये, और ये नॉन ब्राह्मण्स के खिलाफ पार्टी थी। और दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है, तो इसके दोनों ही जो आपके ऑप्शंस दोनों जो दिख रहे हैं स्टेटमेंट्स, दोनों करेक्ट हैं और इसका आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, प्रश्न संख्या 14 की जब हम बात करते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, हाँ, ये पार्टी कांग्रेस के अधीन बनी थी, ये बात ठीक है,
लेकिन इसमें कई सारे डाउट्स हैं कि इसका फॉर्मेशन कहीं पर आपको 25 में मिलेगा, कहीं जो है 25 से 29 तक इसने काम किया है। तो इसको अभी डाउट में रखेंगे, कुछ प्रश्नों को इस तरह से भी रखेंगे ताकि हम बाद में इसको करेक्ट कर सकें। प्रश्न संख्या 15 की जब हम बात करें, प्रश्न संख्या 15 का अगर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन डी है, 1 2 3 4, उसी तरह से इन्हें लगाया गया है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, प्रश्न संख्या 16 जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस बी प्रतीत हो रहा है। ये सारी ही घटनाएं जो है 46 की ही हैं और उनको मैच कराया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन आपका बी प्रतीत हो रहा है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर बी रहेगा। प्रश्न संख्या 17, अगर सहमति की आयु की बात करें तो यहाँ पर देखो दो बातें कह रहा है। एक कि जो है बहराम जी मालाबारी, जिनके की जो है वकालत इन्होंने की और इनके ही प्रयासों से ये एक्ट आया, ये बात सही है। और कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया, नहीं, इसका इन्होंने समर्थन नहीं, इसका विरोध किया था। तो इसमें केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो प्रश्न संख्या 18 ए और आर के फॉर्मेट में है और जो पहला स्टेटमेंट है कह रहा है कि बड़े देशमुखों ने शिवाजी का विरोध किया। ये गलत है। बड़े देशमुख, अधिकतर देशमुख जो थे वो शिवाजी के समर्थन में थे। तो जब ए गलत हो गया तो इसका सही आंसर आपका बी रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंडमान निकोबार में जो कोरल ब्लीचिंग हुई उसका रीज़न जानना चाह रहा है। जैसा हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग होती है और इसका करेक्ट आंसर यही है, हिंद महासागर के तापमान में 2% की वृद्धि, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अगली बात कर रहा है अशोक के बारे में बात कर रहा है और धम्म के बारे में बात कर रहा है। हाँ, ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ राहुलो वातसूत्र से इन्होंने लिया है, वो बात ठीक है। और दूसरी बात, जो धर्म महामात्र की जो इन्होंने जो अपॉइंटमेंट किया था वो अपने रेन के या अपने शासन के 14वें वर्ष में किया था। तो दोनों ऑप्शंस इसके सही हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें, बिल्कुल साधारण प्रश्न है क्योंकि आर्टिकल 155 इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, इसके रिमूवल की नहीं। तो आर्टिकल 155 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 की जब बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है कि भाई किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बात बिल्कुल ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी ही बात है, किसी भी सदन के सदस्यता के बारे में इनके बारे में नहीं कहा गया। अगली बात कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो आर्टिकल 79 क्लियरली कहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके प्रश्न संख्या 22 में ठीक है और इसका जो आंसर है वो ए होगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि भारत में संविधान कोई संशोधन लाने का उपक्रम, मतलब कि कहाँ पर उसे लाया जा सकता है, इनिशिएशन कहाँ हो सकता है, तो केवल लोकसभा या राज्यसभा में ही हो सकता है और किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बॉम्बे, मतलब 23 जो प्रश्न है उसका बी। अगला प्रश्न 24, ये भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, नगर पालिकाओं का निर्वाचन, संदेह विवाद, ये तीनों ही काम इसके नहीं हैं। जैसे हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो वो इंटरनल हो जाता है। नगर पालिकाओं, नगर निगम, जो लोकल चुनावों की बात कर रहा है तो ये चुनाव जो है स्टेट के इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए जाते हैं, इसके द्वारा नहीं। और जो हम संदेहों की बात कर रहे हैं निर्वाचनों में, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में संदेह है या डिस्प्यूट है तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डिस्प्यूट है तो वो जाएगा हाई कोर्ट। और लोकल जो इलेक्शंस हैं वहाँ अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो बॉडी देखेगी जिसे ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 24 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो डी रहेगा। अगली बात कर रहा है 25, देखो बहुत साधारण प्रश्न है, संथानम समिति की बात कर रहा है। तो संथानम समिति की ही सिफारिश पर तो विजिलेंस कमीशन बना था, तो ये करप्शन से रिलेटेड थी। करप्शन को कम करने से, पंचायती राज से इसका कोई लेना देना नहीं था। आपका 25 प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 की जब हम बात करें, प्रश्न संख्या 26 का डी जो आंसर है, माइग्रेशन, एक्सेस, रिएक्शन, देन स्टेबलाइजेशन, मतलब प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ये इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 पर आते हैं। इन्होंने देखो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका 27 का आपका आंसर सी होना चाहिए। अगली बात, प्रश्न संख्या 28 में ये सही सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है।
तो जैसा हम जानते हैं इकोक्लाइन क्या है कि बाउंड्री है दो सिस्टम्स के बीच में, और पाइक्नोक्लाइन की जो बात कर रहा है सागरीय जल घनत्व, सी वाटर डेंसिटी, ये करेक्टली मैच्ड है। प्रश्न संख्या 29, इसको अभी डाउट में रखेंगे। प्रश्न संख्या 30, तो ये जो आपका देखिए अलुपुरम केरल में है, यहाँ देखिए सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अलुपुरम केरल में है, बेलगावी बिल्कुल कर्नाटक में है, मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं झारखंड में है, तो यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित नहीं है बात कर रहा है और नेशनल पार्क्स को यूनिट या स्टेट से मैच करा रहा है। तो यहाँ पे राजाजी उत्तराखंड में है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं हिमाचल में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगली बात कर रहा है हिमालय अब भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है, और यही कारण है कि वो अभी भी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और हिमालय और ऊंचा हो रहा है। दोनों बिल्कुल सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, 33 की जब हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हुतर जो है ये आपका झारखंड में है और तातापानी रामकोला ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। 33 प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या हम 34 की बात करें तो प्रश्न संख्या 34 को इंदिरा गांधी नहर को भी जब आप मिला दोगे, क्योंकि ये जहाँ से निकल रही है वहाँ ये तीनों ही नदियाँ हैं सतलज रावी ब्यास, तो उससे भी ये प्रश्न बड़ी आसानी से हो जा रहा है और इसका आंसर सी है। 34 का आंसर सी। अगली बात करें 35 में देखिए चावल की 3 बार फसलें वर्ष भर, तो हाँ 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर के एक असम और एक आपका ये जो है पश्चिम बंगाल, जहाँ पूरे वर्ष भर चावल होता है। अगली बात करें हम तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान तो ये 16 पॉइंट समथिंग है। सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है। पश्चिमी सीमा निर्धारण की बात कर रहा है तो वो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा करेक्ट नज़र आ रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात करें तो हाँ कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है और इसके उत्पादन के लिए मध्यम वर्षा की ही ज़रूरत होती है, तो दोनों ही आपके ऑप्शंस ठीक हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगली बात प्रश्न संख्या 37, यहाँ कह रहा है लाल मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ऐसा नहीं है, यह गलत है आंसर, ये ऑप्शन गलत है। असर्शन या अभिकथन गलत है, क्योंकि ये लाल मृदा नहीं है, काली मृदा है, ब्लैक सॉइल। तो जब पहला गलत हो गया दूसरा सही है, तो आपको सीधे सीधे दूसरे पर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसका आंसर बी लगा सकते हैं, बॉम्बे। प्रश्न संख्या 38 की बात कर रहे हैं, ये शहर का नाम और योजना बनाने की अवधि, कहाँ आया कब आया उसकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, अब देखिए भिलाई तो बिल्कुल सही बात है कि ये स्वतंत्रता के बाद या पोस्ट इंडिपेंडेंस ही बनाए गए, और कांचीपुरम ये एंशियंट पीरियड का है, ये अब का नहीं है, एंशियंट पीरियड का है। आप इससे ही मिलाएंगे तो आपको ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन 38 है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 39 पे बात करें, आम्र वर्षा दिया है इन्होंने, एक ही मामला है और उसी को लोकल विंड्स की बात कर रहा है, उसी को अलग अलग स्थानों पे क्या कहा जाता है, तो लू जो है वो आपके पंजाब से बिहार तक होती है और काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल का मामला है, तो उससे ही अगर आप मिलाएंगे तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर सी मिल जाएगा। मतलब आप देखिए लू जो है आपके पंजाब और बिहार केवल उससे भी मिल जा रहा है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 40, यहाँ राजधानियाँ और देशों की बात कर रहा है। बात देखिए नाइपटिडी जो है ये अभी अभी म्यांमार की राजधानी बनी है, ये ठीक है, ओटावा ठीक है, डबलिन ठीक है, खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं सूडान की राजधानी है, तो ये आपका क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 ये बात कर रहा है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। इसके बारे में दोनों ही जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए, दोनों कथन जो दिए गए दोनों बिल्कुल ठीक हैं और 41 का आपका आंसर रहेगा ए। 42 की बात करें, 42 का भी आंसर ए है, इनको आप मैच करेंगे, इनकी ऊंचाइयाँ दी हैं समुद्र तल से, 42 का आंसर ए है। 43 पे जब हम आते हैं तो जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, ये स्टेटमेंट गलत है, भारत का ये नहीं है, तो जब ये ए गलत हो गया तो सीधे सीधे आप लगा सकते हैं ए गलत किंतु आर सही, जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। अगली बात देखिए फिर से सूची मिला रहा है, निबंध को और निबंधकारों को मिलवा रहा है। माधवाचार्य का पराशर माधव है और 44 का आंसर डी होगा, जिसे आप डी लगा सकते हैं क्योंकि देवन भट्ट जो हैं उनका स्मृति चंद्रिका है
तो उस प्रकार आप जब चलेंगे तो आपको ये करेक्टली मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी है। 45 की जब बात करें, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल ठीक है। मिडेवल पीरियड में हम देखते हैं कि वो सफल हुए, और ये भी बात ठीक है कि ये सफल इसीलिए ही हुए कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय। अगर एकता होती तो उनका विरोध कर सकते थे। दोनों स्टेटमेंट, दोनों ही बातें सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो उसके अनुसार दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसकी बात हो रही है। यहाँ कह रहा है भारत ने हाल ही में दूसरा नहीं, अभी भी तीसरा होके चुका है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों, नहीं, ये विकसित देशों से इसका मतलब नहीं है। ग्लोबल साउथ मतलब जो इक्वेटर के जो सदर्न नेशंस हैं, ये उससे इसका संबंध है। तो इसके दोनों ही जो कथन है वो दोनों गलत हैं, और ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगली बात 47 की बात करें, आईपीसीसी की बात कर रहा है, और ग्लोबल लेवल पर ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात कर रहा है। तो ये इसका ये कहना है 43% तक कम करने की हमको ज़रूरत है। मतलब जो पहली बात कह रहा है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ, वो गलत है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है केवल वो सही है, और 47 का डी आंसर करेक्ट रहेगा। 48 बड़ा साधारण प्रश्न है, अनाज उपज या सेरियल यील्ड की बात कर रहा है। तो ये वो होती है जो प्रति हेक्टेयर आप जो है उपज कर पाते हैं। तो उसके अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक। अब देखिए 49, ये बड़ा ही रोमांचित करने वाला प्रश्न है कि जुलाई से सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके साथ क्या रहा? ये स्थिर नहीं रही, ये घटी। 8.4 से 7.2 आई, तो ये घटी। तो केवल एक बात सही है, जो दूसरा सही है, पहला गलत है, जो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा। अगली बात कर रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। इसे जो डेवलप करता है वो OPHI और UNDP, ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक डिपार्टमेंट है, और UNDP हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है। तो 3 और 4 सही है, मतलब कि आपका ऑप्शन डी गलत है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। 50वां प्रश्न ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 51 की जब हम बात करें तो सतत विकास की अवधारणा के बारे में बात कर रहा है, और सतत विकास की अवधारणा ब्रटलैंड रिपोर्ट्स द्वारा लोकप्रिय हुई, बात ठीक है। ये वाली बात तो ठीक है, ए सही है। लेकिन लिमिट टू ग्रोथ ये तो बहुत बाद की घटना है, ये अलग चीज़ है। ब्रटलैंड रिपोर्ट्स इसका जो मतलब नहीं है, तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगली बात यहाँ पर देखिए, कुछ दिवस दिए हुए हैं, विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड डे, नो टबैको डे, डे ऑफ लाइट। इन सबको जब हम मैच करते हैं तो इसका जो ऑप्शन बी है 1 4 2 3 वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 53 में देखिए कुछ चर्चित व्यक्तियों को उनके कार्यों के साथ मैच करा रहा है, और इसका आंसर जो अगर आप ठीक से मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्योंकि दीपा कर्माकर ये जो है जिम्नास्ट हैं, भारतीय एक जिम्नास्ट हैं, और जो देव पटेल हैं वो एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जो मंकी मैन के साथ निर्देशन में मतलब शुरुआत की इन्होंने। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। अब आप आगे आएंगे 54 पर। 54 का जो आंसर है वो बी सही है, क्योंकि FDI का सबसे बड़ा स्रोत 2023-24 में सिंगापुर नहीं रहा है। तो 54 का आंसर बी करेक्ट है। ऑप्शन 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि ये जो वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है, इसे मैट्रिक्स M TMB या फिर R21 कहा जा रहा है, मलेरिया की वैक्सीन है ये। क्वेश्चन नंबर 53, सर्टेन रिगार्ड वर्ग में जो कांस फेस्टिवल में जो पुरस्कार ये मिला है, ये अनुसुईया सेन गुप्त हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन बी 56 का ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे 57 की। तो जो 57 है उसका आंसर है बी, क्योंकि देखिए ये हवा इसकी जो दोनों ही ऑप्शंस हैं, दोनों ही जो बातें की गई हैं वो दोनों ही ठीक नहीं है। तो इसीलिए 57 का जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, बॉम्बे। 58 यहाँ पर नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देशों को मैच करा रहा है, बहुत छोटे छोटे देशों को इन्होंने उठाया है। और 58 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी। जो सी है उसे आप देखें, ऑप्शन सी, 58 का ऑप्शन सी। इसे आप वियतनाम जो है अगर आप उसको ही याद रख लेते क्योंकि वो आपके पास में है तो उससे भी हम इसे कर सकते थे।
ऑप्शन 58 के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 59 प्रश्न को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप्स की जो पेक्युलरिटी है, जो उनकी जो मोटाई है, उसके हिसाब से, उसकी विशेषता के हिसाब से जो है मैच करने की बात कर रहा है और कह रहा है कौन सा मैच नहीं है। तो इसका आंसर सी, जो निम्न ट्रैप की मोटाई के बारे में जो बात कर रहा है वो गलत है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 60 की जब बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है और यहाँ पर जो प्रवाह की गतियों की बात कर रहा है, जो कारण है रीज़न में, जो उनकी जो गति दे रहा है 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही नहीं है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। आंसर 60 का होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप 61 को मैच करेंगे। देखो आप यहाँ पर पर्वत दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। 61 का ऑप्शन बी जो है बॉम्बे, वो सबसे जो है करेक्ट नज़र आता है। इसे आप देखें, स्पेन फ्रांस में पिरेनीज हैं, स्विट्जरलैंड में आल्प्स हैं, बुल्गारिया में आपका बाल्कन है और इटली में एपेनाइन है। तो आप इस हिसाब से इसे मैच कर सकते हैं। 61 का करेक्ट आंसर आपका बी है। ऑप्शंस 62 क्वेश्चन की हम जब बात करें, भूमि पर रहने वाले, तो यहाँ जो सबसे करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो स्थलीय निवासी या टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेंट्स हैं वो सही दिखाई दे रहा है। अच्छा, 63 की जो बात कर रहा है ऑप्शन 63 में वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, मतलब वो कौन सा जोड़ है जहाँ पर कि गर्दन सिर से मिलती है, तो ये पिवोटल जोन है। पिवोटल जोड़ भी इसे कहते हैं, पिवोटल जॉइंट भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये 64 में बात कर रहा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग पैदा करते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न दो ऑप्शंस में होगा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, लेकिन प्राइमरली ये बैक्टीरिया है तो ज़्यादा करेक्ट आंसर मांगता है आयोग, तो यहाँ बैक्टीरिया आंसर होगा। हालांकि प्रोटोजोआ भी बीमारियां कॉज करता है, बट कई बार ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर बैक्टीरिया होना चाहिए। दूध किसका उदाहरण है? 65 की बात करें तो ये इमल्शन है, ये इसे आप इमल्शन लगाएंगे, करेक्ट आंसर इसका इमल्शन है। 66 में बात कर रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो NaHCO3, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। 67 प्रश्न में आपसे जो है CPR के बारे में बात कर रहा है, तो ये कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन है, मतलब पुनर्जीवन की बात कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही है, 67 का सी। 68 की बात करें कि ऐसी कौन सी शिरा है जो एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, तो इसका सही आंसर पल्मोनरी शिरा है या पल्मोनरी वीन है। ऑप्शन ए, 68 का ए ऑप्शन सही है। 69, ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, ये डायबिटीज़ की बात कर रहा है और यहाँ पर पेनक्रियाज या अग्नाशय से इसका रिलेशन है, क्योंकि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम करती है या इंसुलिन उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 70 की बात करें हम, प्रश्न संख्या 70, तो कोविड महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण जो कहलाया वो सही, इसका आंसर सी है, सार्स CoV या कोव-2, इसका सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 71 का अगर आप प्रश्न संख्या बी, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी है 2v1, या मतलब दोनों वेलोसिटीज़ को जोड़ मतलब गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड कर दे तो आप वही पाएंगे। प्रश्न संख्या 72, अगर 72 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन पहला ही, जो बांध की लंबाई की बात कर रहा है वो ज़्यादा दी हुई है, इतना लंबा नहीं, थोड़ा सा कम लंबा है ये, बाकी सब चीज़ें लगभग ठीक हैं। हालांकि जो सिंचित क्षेत्र है वो 5,80,000 के आसपास लाख हेक्टेयर में है, लेकिन फिर भी जो बांध की लंबाई की बात कर रहा है वो ज़्यादा अंतर है, तो यहाँ वो सही है क्योंकि वो सुमेलित नहीं है। 73 की जब बात करें तो 73 में जो पहली बात ये कर रहा है कि सिंचित क्षेत्र हमारे पास और देशों से ज़्यादा है, वो उचित प्रतीत नहीं हो रही है। तो 73 का जो केवल 2, क्योंकि भारत आ रहा है, सही है, ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, ट्रॉपिकल मानसून जोन में आ रहा है, रीजन में आ रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ केवल 2 यानी कि 73 का बी, केवल 2 इसमें आंसर सही आएगा। 74 बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार ये कई बार अब तक पूछा गया है आयोग द्वारा, और 74 का आपका आंसर डी रहेगा।
प्रश्न संख्या 75 या 75 की जब हम बात करें तो 75 का आंसर ए है। मतलब इसके ये दोनों ही बातें, पूरे सभी महीनों में वर्षा होती है, पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है। दोनों ही बातें उचित हैं और दोनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पश्चिम से पूर्व ये लगवा रहा है, तो देखिए हिंदूकुश अफगानिस्तान, पॉन्टिक और जैग्रोस ये आपके ईरान और इटली तक ले गया। कराकोरम तो आप भारत में जानते ही हैं। तो 76 का ए जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। नदियों की दिशा पूछ रहा है और इंटरनेशनल चला गया है मामला। 77 जो प्रश्न है उसका सी है, अंगारा रिवर। ये नॉर्थ ना होकर साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है, तो अंगारा जो सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। देश और तेल क्षेत्र को जो है आपके 78 में मैच करा रहा है। तो ये कासगंज जो है ये कुवैत में नहीं, संभवतः ये कजाकिस्तान वगैरह में है, लेकिन कुवैत में नहीं है ये। बाकी के ठीक हैं आपके ऑप्शंस। 78 का आंसर बी, बॉम्बे। 79 प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी की। तो यहाँ 79 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, क्योंकि जो ये कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बात ठीक है। यहाँ पर विंटर के समय में बारिश होती है, और जो विंटर सॉल्स्टाइस है उसमें जो आपका प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो सदर्न शिफ्ट कर जाती है। दोनों ही बातें ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या बात करें हम 80 की, तो यहाँ अप्रैल 2024 में जो एंटी माओइस्ट या आतंकवादियों के विरोधी ऑपरेशन चला, ये वहाँ की बात कर रहा है। तो ये महाराष्ट्र की घटना नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है संभवतः, लेकिन ये महाराष्ट्र का नहीं है। दूसरी जो बात कर रहा है कि बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, तो ये बात सही है कि वहाँ का जो कानकेर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये हुआ था। तो दूसरा जो बात है वो ठीक है, लेकिन पहली बात ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 80 का आंसर ए है। प्रश्न संख्या 81 की हम बात करें तो ये प्रवाह की जो बात कर रहे हैं, ये विक्रम साराभाई केंद्र में ही इसका डेवलपमेंट हुआ और ये एक सॉफ्टवेयर है। और दूसरा तो बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है कि दोनों बातें ही ठीक हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपका आंसर होगा 81 का डी फॉर दिल्ली, जहां एक और दे दोनों ही सही हैं। प्रश्न संख्या 82 में फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दी 2024 में दी, बात ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है इसकी मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, ये 490 नहीं 290 किलोमीटर है। जो मिसाइल हमने फिलीपींस को दी है उसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर्स है, तो यहाँ आर गलत है। तो जब ए सही और आर गलत, तो सीधे सीधे आपका डी आंसर हो जाएगा। 82 का डी आंसर आप लगाएंगे। अगला प्रश्न 83, यहाँ पर कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो दो बातें हैं, दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया, ये उचित बात नहीं है। ये कोहिमा में है, ये भी बात ठीक है। उद्घाटन वगैरह आयोजित हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो केवल एक वाला जो मामला है 83 का सी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 84, ये मेट्स की बात कर रहा है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो है द्विपक्षीय समझौता है। मतलब भारतीय लोग जो ग्रेजुएट्स हैं 15 से 30 वर्ष की आयु वाले, उनको 2 वर्ष तक वहाँ ये काम करने, उसकी वीज़ा वगैरह की परमिशन के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट्स इसके ठीक हैं, और इसका ऑप्शन होना चाहिए 84 का डी फॉर दिल्ली। 85 यहाँ आइकन्स की बात कर रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 25 मई से पहले ही हो गई थी। तो 85 का जो पहली वाली बात है वो ठीक नहीं है। हाँ, भारत ने हाल ही में CNST का या इंटर मिनिस्ट्रियल ये जो काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम बनाई है वो बात ठीक है। तो केवल 2 ठीक है इसमें, पहला वाला ठीक नहीं है। ये 25 मई से पहले शायद 23 या 24 मई में समाप्ति हो गई थी। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट इसका ठीक नहीं है। 85 का केवल 2 यानी कि ए ऑप्शन सही है। 86 पेरोल लाओ पैसे पाओ जो अभियान है उसका संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जंगल की आग को कम करने, ग्रामीणों की आय को प्रदान करने, उससे भी संबंधित है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, ये भी बात ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगली बात कर रहे हैं 87। अब यहाँ पर है नेपाल भारत के बीच में जो संस्कृत सम्मेलन के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है पहले ही बात पर कि ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नहीं, ये नई दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ। दूसरी बात कह रहा है 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, हाँ ये बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2, 87 का आंसर ए करेक्ट है।
88 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में बात कर रहा है, लूपेक्स की बात कर रहा है। और इसके जो पहला है, जो 88 है उसका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है, मतलब केवल एक इसका ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा 88 का। 89 पर आएंगे, यहाँ पर बात कर रहा है गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये बड़ा गहरा प्रश्न है। देखो इसे डेवलपमेंट तो नेशनल कमीशन है एक एजुकेशन के लिए, उसने किया है। और ये बात ठीक है कि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पे है बच्चों की, लेकिन तमिलनाडु स्कूल शिक्षा का जो विभाग है उसने भी इसको 26 अप्रैल 2024 को ही लॉन्च किया है। तो आंसर 89 का डी होगा, दोनों ही स्टेटमेंट से ठीक हैं। अगली बात कर रहा है प्रश्न संख्या 90, ये फ्लाई 91 के बारे में बात कर रहा है। और फ्लाई 91 के बारे में ये दोनों ही बातें ठीक हैं कि ये भारत में शुरू की गई एक एयरलाइन है और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत हुई। ये दोनों बातें ठीक हैं और ऑप्शन डी आपका रहेगा प्रश्न संख्या 90 का आंसर डी फॉर दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर योजनाएं हैं और उन योजनाओं को मिलान करवा रहा है और इस मिलान को अब आप करेंगे तो ये जो प्रश्न संख्या 91 है उसका ऑप्शन बी करेक्टली मैच्ड है, बी, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को नवंबर 2016 से मैच किया गया है। 91 का डी रहेगा। 92 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है। अब जानते हैं आप कि ये आय स्तर, शिक्षा, संभावित जीवन अवधि, ये सबको शामिल करता है, लेकिन पर्यावरण की स्थिति को ये शामिल नहीं करता। तो 1, 2 और 4 यानी कि 92 का ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत सरकार की फिर से योजनाओं की बात कर रहा है और यहाँ देखो स्वच्छ भारत मिशन 2014 की है, कौशल विकास योजना 15 की है, गरीब कल्याण योजना ये 2020 की है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र ये जो मिशन शक्ति 2022 में आया, अगर उस रूप में देखें तो ये 2022 में आया, अगर दूसरे रूप में देखें तो ये 2017 में आया था। 22 में इस योजना को बंद करके मिशन शक्ति लाई गई थी। लेकिन ऑप्शंस के आधार पर जब हम देखते हैं तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ वो सी ही दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4। तो आप उसे ही चुनेंगे, 1, 2, 3, 4। माल्थस की बात कर रहा है प्रश्न संख्या 94। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, घातांकीय दर से बढ़ती है, जबकि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, ग्रेन प्रोडक्शन है या फूड सप्लाई है वो रेखीय या लीनियर गति से बढ़ती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 95 थोड़ा सा मतलब अभी इसे रोकेंगे, इसे डाउट में ही अभी रखेंगे। प्रश्न संख्या 96 में फिर से देखिए यहाँ पर कुछ योजनाएं दी हैं और लाभार्थियों के योगदान दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 96 को जब आप मैच करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 97 जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है विकास में, बिल्कुल बात ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, पर्याप्त मतलब माप है लेकिन पर्याप्त माप नहीं है, इसीलिए जो परिभाषित किया गया जीवन स्तर में और कल्याण में वृद्धि को कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है। तो इसका इस हिसाब से आंसर ए होगा, 97 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगली बात कर रहा है लक्ष्य 4, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल बात ठीक है कि भाई शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कीजिए, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार कीजिए। कृषि कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी निवेश से इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो उस हिसाब से 98 जो आपका प्रश्न है उसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 99 पर आएंगे तो ये संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यहाँ से निकाल दी गई थी। आप ऑप्शन बी जो है उसको आप सीधे सीधे लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 100 जो 100 है वो कह रहा है कि मामला क्या है। तो देखें 100 में पहला अभिकथन है या असर्शन है, वो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के पद पर नहीं कार्य कर सकता। ये गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है क्योंकि वो एक समय पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो उस आधार पर आपका 100 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 101 यहाँ पर सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सीधे देखिए विधि के समक्ष समानता, तो ये भैया ठीक है, गैर नागरिकों और गैर नागरिकों आर्टिकल 14 में है, दोनों के पास उपलब्ध है। लोक सेवाओं में
अवसर की समानता, आर्टिकल 16 की बात कर रहा है, केवल भारतीयों के पास, बात ठीक है। नए राज्य की स्थापना, संसद की शक्ति है कि भाई राज्य पुनर्गठन है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया जाता है। और किसी राज्य का नाम बदलना, ये भी आर्टिकल 3 के अनुसार होगा और संसद करेगी। यहाँ कह रहा है राज्य विधानमंडल की शक्ति है, ये राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है, तो यही है जो सम्मिलित नहीं है। अगली बात करिए, फिर से देखो आर्टिकल्स को मैच करा रहा है। आर्टिकल भारत की संचित निधि की बात कर रहा है, आर्टिकल इसका लगाएंगे 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, महालेखा परीक्षण 148। तो उस हिसाब से 102 जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत की बात कर रहा है। शोषण के विरुद्ध मतलब कि आर्टिकल 23 एंड 24 की बात कर रहा है और उसके अंदर पूछ रहा है कि भाई क्या क्या मामले हैं जो इसमें आएंगे। तो पहला कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, तो आर्टिकल ये तो भाई 17 है, ये तो नहीं आएगा। मानव देह व्यापार विलास संपत्ति बिल्कुल ये आएगा। कारखानों खदानों पर ये भी आएगा। अल्पसंख्यक हितों की ये भी नहीं आएगा। 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 104। तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस ही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही है। अब अगली बात कह रहा है कि कौन सा भाग, मतलब कि अगर बिजली भी कट गई फिर भी अपरिवर्तनशील जो मेमोरी है उसकी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसकी लाइट कट जाए, कुछ भी हो जाए, ये इंटैक्ट रहती है। 106 में आपका ऑप्शन सी करेक्ट नज़र आ रहा है। जो ऑप्शन सी है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 106 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 107 का भी सी करेक्ट आंसर है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं सुरक्षित करता है, ये सही नहीं है। 107 का आंसर सी करेक्ट है। 108 पर आएंगे। CO2, SO2, NO2 गैसों के जल धूड़ रह जाती है और अम्लीय वाष्णा उत्पन्न करती हैं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। CO2 का एसिड रेन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक प्रदूषणकारी गैस है, लेकिन इसके कारण जो है अम्लीय वर्षा नहीं होती, तो ए गलत है और आर सही है। तो उस हिसाब से आपका 108 का आंसर बी बनेगा। 109 की बात कर रहा है कि 7वीं भारत इंडोनेशिया की जो संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के बारे में इन्होंने बात की है। तो 109 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या क्या मामला था, इसकी डेट और स्थान में मामला गड़बड़ है। तो ऑप्शन जो दूसरा जो वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो इसमें आप ऑप्शन सी लगाएंगे। 109 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 110 की बात कर 110 की बात कर रहा है। FWD 200B ये भारत का स्वदेशी, पहला स्वदेशी जो है बमवर्षक UAV है, बिल्कुल ठीक है। अनमैन्ड जो है एरियल व्हीकल है, ये बात ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोमीटर है, ये बात गलत है, क्योंकि इसका जो फ्लाइंग जो वेट है टोटल वो 102 किलोमीटर्स है, पेलोड केवल 30 किलोमीटर्स है। तो दूसरा वाला जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट इसका ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगली बात कर रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है, और इसके भी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जैसे जो FTAs की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत को जो मिल रहे हैं वो पहली बार ऐसा हो रहा है। और जो सुनील बर्दवाल है, ये अभी दिसंबर की घटना है, 4 से 6 दिसंबर को अभी ये हुई है, मतलब बहुत रिसेंट इन्होंने पूछा है, मतलब इसी महीने का ये करंट अफेयर है। और सुनील बर्दवाल जो अभी भी IAS ऑफिसर हैं और ये अभी भी जो है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इस मीटिंग को जो है अटेंड भी किया था। तो दोनों ही बातें इसकी ठीक हैं। अगली बात करेंगे, डेट्स को मैच करा रहा है, अलग अलग दस्तलिख है, शक्ति है, टाइगर ट्रम्प है, मिलान है, उन सभी जो हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनकी डेट्स दी हैं इन्होंने, 112 प्रश्नों, उनसे मैचिंग करा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगली बात, अगला जो प्रश्न है वो सक्सगाम वैली के बारे में बात कर रहा है। सक्सगाम वैली का क्या मामला है, कौन से POK का हिस्सा है, नहीं है, बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 113 का जो आपका आंसर है वो डी है। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। भाई ठीक है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा है ये, और इसमें चाइना ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है जिसका भारत विरोध कर रहा है। ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अगला प्रश्न है 114। 114 में देखिए योजनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाने की बात कर रहा है, और इनका जब आप कार्यक्रम लगाएंगे तो जो पहला ही ऑप्शन है आपका वो उचित है। ग्रामीण विकास बैंकों का मामला,
ये 75 की घटना है, जनधन योजना भी 14 की घटना है, तो आप इसे लगाएंगे तो ये 1 2 3 4 सीधा सीधा है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 115 आर्थिक समृद्धि के बारे में बात कर रहा है, कौन से कथन सही हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, नहीं। अगर जो देखिए जो अल्प विकसित या विकासशील या विकसित उसको वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है और वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर होता है। तो अल्प विकसित तो भारत नहीं है, वो $1040 पर कैपिटा इनकम की बात होती है, तो उससे हम ऊपर है। लेकिन हम लोअर इनकम डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, मतलब लो इनकम निम्न आय विकासशील अर्थव्यवस्था में हम आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पहला गलत, मतलब पहला ना हो दूसरा हो, ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। अब तीसरी जो बात कर रहा है कि जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ को माना जाता है। और ये जो कीन्स हैं ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, हाँ, मैनर्ड कीन्स। अब यहाँ पर केवल 2 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो केवल 2 का ऑप्शन तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो अब इसको करें ज़्यादा नज़दीक का आंसर माने तो आप डी लगा सकते हैं। बाकी आयोग कैसे मानेगा ये देखने वाली बात होगी। 116 की अगर हम बात करें, 116 कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा जो हम कह रहे हैं नेशनल करेंसी डिटरमाइंड जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहेगा, जब नम्य विनिमय दर रहेगी, तो मार्केट में जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य तय करती है। ये बिल्कुल बात ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ केवल केंद्रीय बैंक नहीं हो सकता, केंद्रीय बैंक केवल एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंक के अलावा बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो इसे जो है आपूर्ति को, और केंद्रीय बैंक का इसमें रोल बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मतलब अगर मोस्ट करेक्ट आंसर की तरफ चलें तो वहाँ आर को आप गलत मान सकते हैं। तो और उस आधार पे 116 जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन डी होना चाहिए। 117 की बात करें, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा बैंक का गोद लिया जाना, ये सारी ही चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हैं। तो इसमें 117 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 118 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहा है, 118वां प्रश्न आपसे। और यहाँ पे ये जो 2013 में आया शहरी ग्रामीण बच्चों, ये सारी बातें इसकी ठीक है। 118, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यह जुलाई 2010 को लागू की, नहीं ये 2010 नहीं, ये 2013 में आया है। तो ये तीसरा जो मामला है इसका ये गलत है, 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, देखिए मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, मतलब एक जैसा ही संबंध है कि जिसका एसडीआई ऊंचा है उसका एसडीजी भी ऊंचा है, बात ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों में आधारभूत आयामों को शिक्षा स्वास्थ्य, हाँ बिल्कुल ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है और इसी वजह से आ भी रहा है, तो ये दोनों बातें ठीक भी हैं और इन दोनों का आपस में संबंध भी है। तो इसका आंसर भाई दोनों करेक्ट हैं और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन भी ठीक से कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 120 रेमिटेंसेस की बात कर रहा है। ये हम जानते हैं कि कई वर्षों से भारत नंबर 1 पर बना हुआ है, भारत को नंबर 1 से मैच कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा इसका। भारत को नंबर 1 से जब आप मैच करते हैं तो बी आपका आंसर आता है और 120 नंबर प्रश्न का आंसर बी रहेगा। 121 पर जब आप आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और उस पर जो खर्च हुआ है उसमें क्या क्रम रहा है उसकी बात कर रहा है। तो इसका ऊपर से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सीधे उसी क्रम में दिए हुए हैं। महाराष्ट्र का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है, तमिलनाडु का तीसरा, कर्नाटक का चौथा, तो सीधा सीधा ही है। तो ऑप्शन ए इसका आपका आंसर उचित है। प्रश्न संख्या 122, देखो यह थोड़ा क्लमजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपातकाल से रिलेटेड है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, किसी भी समय, किसी भी स्थिति की नहीं बात कर रहा है। जो आर्टिकल 352 जो 3 कंडीशंस की बात करता है कि भाई इंटरनल मामला है अगर तो फिर क्या हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, या एक्सटर्नल इमरजेंसी का मामला है तो क्या हो, युद्ध हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब युद्ध हो या तो या किसी ने हम पर आक्रमण किया हो। लेकिन ये तीनों ही घटनाएं तो किसी भी समय हो सकती है ना, कोई स्थितियां हैं ये। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही आंसर माना जाना चाहिए।
अगला आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित जो ई गवर्नेंस है उसकी बात कर रहा है। तो पहले में क्या कह रहा है, पारदर्शिता को कम करता है, ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। अगली बात कर रहा है लागत कम हो जाती है, बात ठीक है, लागत कम हो जाती है। नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है सरकार में, बात ठीक है कि जब पब्लिक अवेयर होती है। तो यहाँ पर जो, और तीसरी बात, नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, फीताशाही को बढ़ाता नहीं, उसको कम करता है। मतलब 1 और 4 नहीं होंगे और 2 और 3 होंगे, उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है, किन स्रोतों से ये जो है कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो संविधान से इसका निर्माण होता है, ठीक है, वहाँ संसदीय कानून, बिल्कुल उसके हिसाब से काम करना होगा। कार्यकारी नियम और आदेश, वो भी ठीक है, कुछ परंपरा, उसके, ये चारों ही बातें ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 125, प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि सही सुमेलित है। निर्वाचन आयोग 165 नहीं, ये 324 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये 338 में है, जनजाति 338 ए में हो जाएगा। वित्त आयोग 280 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हाँ ये ठीक है, 340 में है, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न आपका 126, तो 126 के हिसाब से शंकरी प्रसाद बिल्कुल स्टार्टिंग का है, 50-51 का केस है। सज्जन सिंह 64 के आसपास का है। गोलकनाथ 67, केशवानंद भारती 1973। तो 1, 2, 3, 4 सही आंसर है और ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 127, 127 बेहद साधारण प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है 1985, 86 जो एजुकेशन वाला है 2002। तो मतलब सीधा सीधा आप इसको मिलाएंगे तो आपको इसका ऑप्शन जो है दिख जाएगा कि वो डी 127 का जो आंसर डी है वो करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे, देखिए भारतीय संघवाद के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, तो उनसे ही रिलेटेड करा रहा है। सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन का मामला है ये। तो ए को जब आप 4 से मिलाते हैं तो सीधे सीधे आपको सी आंसर प्राप्त हो जाता है। 128 का सी आंसर है। अर्धक्वासी की जब बात कर रहे हैं तो ये केसी वियर ने कहा था, बिल्कुल बात ठीक है। बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उससे मैच कर सकते हैं। इसका आंसर सीधे सीधे सी होगा। प्रश्न संख्या 129 की बात करें, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात की। बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है। इन्होंने 3 स्तर दिए थे और ये जो 3 स्तर इन्होंने दिए थे, जो इन्होंने 3 बातें की थी कि ग्राम पर, ब्लॉक पर पंचायत समिति की बात की थी और जिला पंचायत की बात की थी। तो ये न्याय पंचायत वाला मामला है, इन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो इसका 129 का आपका आंसर होना चाहिए डी। प्रश्न संख्या 130, यहाँ देखिए बात हो रही है कि जो चयन समिति है लोकपाल के जो है नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन एक चयन समिति की सिफारिश पर। अब इस चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो हाँ बात ठीक है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा खुद ही नॉमिनेटेड कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, साथ में राज्यसभा के सभापति, ये शामिल इसमें नहीं होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर डी रहेगा। 130 का आंसर रहेगा डी। 131 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात कर रहा है और इसमें जो केवल जो दूसरा जो है कि भाई समाजवाद में सहानुभूति के कारण ये वाला जो नेहरू इस बिल में शामिल हुए थे, ये बात जो है ठीक है। तो केवल 2 ऑप्शन इसका वो ठीक है। प्रश्न संख्या 132 कालक्रम से लगवा रहा है। अबुल फजल, शेख मुबारक, फैजी की मृत्यु, मतलब कई मृत्युओं को ये लगवा रहा है। 132 इसका आंसर सी ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 133 की हम बात करें, ये बड़ा ही कन्फ्यूजन थोड़ा सा लाएगा। 4 से स्टार्टिंग, 2 से एंड, अगर आप मानेंगे तो इसको जो, क्योंकि 1939 में कांग्रेस ने जितने भी राज्यों में उनकी सरकार थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसकी वजह से इसको जो है दिया। और क्रिप्स मिशन सबसे बाद का है इनमें 1942। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। 133 का आंसर बी होना चाहिए। आगे आते हैं 134 पर। 134 में जो है इन्होंने कुछ पुस्तकें और लेखकों की बात की है और 134 का आंसर सी करेक्ट है। 135 प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की बात कर रहा है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो है प्ली करके, जो है विनती करके उस तरह की मानते थे और उनका ऐसा मानना था कि
जो है भारत को इनसे मुक्त नहीं कराया जा सकता। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि ईश्वरीय देन मान रहे हैं, और साथ में ये भी बात ठीक है कि जो अन ब्रिटिश रूल है कि मतलब जैसा आप शासन ब्रिटेन में करते हैं वैसा ही हमारे यहाँ क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर ए ठीक है कि व्याख्या नहीं करता। आर्क बोल्ट की बात कर रहे हैं, ये एएमयू के भी जो है प्रिंसिपल रहे, ढाका में भी ये रहे, म्योर सेंट्रल कॉलेज में भी रहे, लेकिन ये लाहौर में कभी नहीं रहे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है मामला ठीक है। 137 की बात करें, 137 का यहाँ पर वेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेजली का वापस जाना, एंग्लो नेपाली युद्ध, इन सब की बात कर रहा है। ये सारा जो 137 क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन ए है, क्योंकि आंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 16 तक की घटना है, तो इसको आप ऑप्शन ए लगाएं। हाँ, 138 को आप अगर सीधे सीधे पाइका से भी अगर मैच कर दोगे, क्योंकि ये इसके जगबंधु विद्याधर महापात्र इसके जो है लीडर थे, तो उससे ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 139 की आप बात करेंगे, ये डेज को जो है लगवा रहा है प्रश्न संख्या 139 में, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए पुरस्कारों की बात हो रही है। गोल्डमैन पर्यावरण ये आलोक शुक्ला जी को मिला, और लता दीनानाथ पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन को मिला। विश्व साहित्य ये ममता जी सागर की बात हो रही है। तो 140 का ए ऑप्शन ठीक है। 141 बड़ा साधारण प्रश्न है, बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है, तो इसमें 2, 1, 4, 3 आप सीधे सीधे लगा देंगे, ऑप्शन बी। 142वें प्रश्न की बात करें, भाषाई के ऊपर बात कर रहा है, तो ये जो विशेष अधिकारी की बात की गई है, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आया है ये भी, और जो 350B है वह भी जो है इसी से आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। इसका आंसर डी होगा 142 का, जहाँ पर कि दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। 143 में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की बात कर रहा है, कंकरेंट लिस्ट की। तो व्यापार, वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, ये सारे मामले दोनों इसमें समवर्ती सूची में ही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 143 का ऑप्शन बी। 144 यहाँ कह रहा है कि देखिए फातिमा बीबी जो अभी भी उनकी मृत्यु हुई है, ये भारत की पहली जो है महिला न्यायाधीश बनी सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्चतर न्यायपालिका में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। और एक स्टेटमेंट कह रहा है कि ये केरल की राज्यपाल रही, ये केरल की नहीं तमिलनाडु की राज्यपाल रही थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके आधार पर 1 और 3 सही हैं, 144 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 145 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की बात कर रहा है। तो बात ठीक है कि भारत जो है समर्थन करता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का भी और ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी, और भारत में जो इसका जो नोडल एजेंसी है वो यही है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP इसे बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए 145 का। 146 वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी से जुड़े हुए हैं, जो आपका ऑप्शन डी में इन्होंने दिए भी हुए हैं। 147 की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हैं और कुछ जो है उनके लेखक दिए हैं, और इनको अगर आप मैच करेंगे 147 प्रश्न में, तो ए जो आपका ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 148 देखिए यहाँ पे कह रहा है बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, हाँ ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़े। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक, नहीं ये उत्तराधिकारी की इसकी मान्यता इन्होंने नहीं दी थी, इसीलिए तो ये लड़ रही थी, यही तो मामला था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और था क्या कि वो दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं दे रहे थे, इसीलिए ये शामिल भी हुई थी प्राइमरीली। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 149 कुछ विदेशी यात्रियों की बात कर रहा है, और उसको ये उनके कालक्रम से लगवा रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, फायान सबसे पहले आया, उसके बाद जो है ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिंग और अल बरूनी मध्यकाल में आया है, सबसे लास्ट में आया है। तो उस हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 150, बलबन ने मतलब सारी सत्ता जो थी उसको केंद्रीकृत किया, और ये क्या कह रहा था, मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये दोनों बातें सही हैं, और एक रीज़न ये मंगोलों से सुरक्षा करने वाला माना जा भी सकता है। तो ज़्यादा करेक्ट ये सही व्याख्या करता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका ए होना चाहिए।